हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार आप सभी को फिर से एक बार अपना चैनल कॉम्पिटिटिव कलम में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, तो आप जैसा कि जानते हैं कि आगाज हो चुका है टेस्ट सीरीज का, और ये संभव एक्सप्रेस में आपको ये याद रखना है कि अब की बार ले लो स्टार कि दुनिया में आपको फिर से हम पहुंचते हैं बिहार दरोगा 2025 संभव एक्सप्रेस की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज का एक शानदार क्वेश्चंस का संग्रह आपको मिलने वाला है। जैसा कि आपकी इसके पिछले वीडियो में देखा था, 1 से 50 तक बहुत ही धांसू क्वेश्चन का आपका अच्छे तरीके से आपको बताया गया था। ठीक उसी प्रकार से आज फिर आप लोग के सामने है ना 1 से 50 क्वेश्चन का पैटर्न लेकर के आ चुका हूं। और चलिए अब देर ना करते हुए हम टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। आप लोग अपने पास कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं, कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएं और 1 से 50 क्वेश्चन में भी तो ऑप्शन रहेंगे, देखेंगे कौन ऑप्शन आप जानकारी है आपको। अगर उसको टिक लगा पाते हैं, सही होता है तो आप काउंट करेंगे कितना आपका सही होता है या गलत होता है। दोस्तों तो चलते हैं, हम आगाज करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, यानी कि आज का क्वेश्चंस ये है, आपके स्क्रीन पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। आप संभव एक्सप्रेस में यहाँ पे देख रहे हैं, जितना भी संभव हो सके हम आपको एक्यूरेट क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और ध्यान रखेंगे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, अभी क्वेश्चंस और उसके 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इस ऑप्शन को आप गौर से देखें और जो आंसर हो उसको टिक आउट करें। उसके बाद फिर हम उसको टिक आउट कर देंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड ब्लेजली। चलिए दोस्त, मिलता है आपको 5 सेकेंड, आप इस पर ध्यान दें और कौन से ऑप्शन सही होंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसको आप टिक आउट कर सकते हैं। आपने नंबरिंग कर करके क्वेश्चन को आप सही करेंगे, क्या सही है क्या गलत है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड ब्लेजली। जो आपका आंसर सही लगता है उसको आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आप जानेंगे, इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड ऑकलैंड। देर ना करते हुए क्वेश्चन का सिलसिला जो है हम आगे कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका ये है, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश का था? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत इजी है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत इजी है, मगर सब कंपटीशन में आता है इसलिए बहुत बिजी है। याद रखेंगे, इजी है लेकिन बहुत बिजी है। यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश का था? मंगोलिया, ईरान, मोरक्को, अफगानिस्तान। बहुत सारे प्यारे दोस्त अगर आप इसको देख रहे होंगे, आप टिक आउट कर लिए होंगे, आपका आंसर आपके पास चला गया होगा भी। चलो देखेंगे, इसका आंसर है मोरक्को। इसका आंसर है मोरक्को, याद रखेंगे मोरक्को का रहने वाला था। नेक्स्ट, देर ना करते हुए सिलसिलेवार से हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। तीसरा है, मोढेरा नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मोढेरा नृत्य अगर आपको याद है तो आप टिक आउट करें, देखें कौन सा आंसर इसका होगा। मोढेरा नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला है कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात। देखेंगे मेरे दोस्त, जो आपका आंसर लगता है सही आप उसको टिक आउट कर सकते हैं। देखेंगे इसका आंसर होगा गुजरात। क्या होगा भाई? डी इसका आंसर होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने किसकी सिफारिश की थी? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हेतु, ई शक्ति परियोजना की शुरुआत के लिए, या सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के नियामक नीति की शुरुआत करने हेतु? चलेंगे, इसका ऑप्शन देखेंगे और आप इसको टिक करेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। राधा कृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश की थी, किसकी सिफारिश की थी? आप इसमें देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, राष्ट्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, ई शक्ति परियोजना की शुरुआत, या सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के नियामक नीति की शुरुआत। आप देखेंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए, तो इसका आंसर आपका होगा यहाँ पे ए। आंसर ए होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह हुआ। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
अगला क्वेश्चन जो है 5वां नंबर क्वेश्चन देखें मेरे साथी। निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता है? दोहरी नागरिकता, कठोर संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। क्या है मेरे दोस्त, समझ पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए गड़बड़ाना नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता है? हमारे संविधान में बहुत सारी विशेषताएं भरा पड़ा है भैया, लेकिन इसमें देखना है कि ऑप्शन ए बी सी डी में कौन इसके सटीक आंसर हैं। तो इसका आंसर होगा सी, सबसे लंबा लिखित संविधान। क्या होगा? सबसे लंबा लिखित संविधान। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले का जो वीडियो आपको कैसा लगा और कितना क्वेश्चन में आप कितना बना पाए थे, क्या क्वेश्चन का पैटर्न सही था या नहीं, आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। और ये जो वीडियो है प्रत्येक दिन जो है मंडे टू फ्राइडे लगभग आपका 8 बजे जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप दिल थाम कर बैठ जाएंगे कॉपी कलम लेकर के और अपने क्वेश्चन को देखेंगे, उसके ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद जो है उसका आप टिक आउट करेंगे कि कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें और कितना आपका सही हुआ। चलिए ठीक है, कितना आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता है? तो आंसर हो गया सी, सबसे लंबा लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन रहा आपका, देखेंगे क्या कह रहा है। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को, है ना, किशोर मित्रों को समृद्धि सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहे हैं। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे हैं? मौलिक कर्तव्य बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको भटकाया गया है। आप इसको आराम से अनुच्छेद 51(1) का सी, अनुच्छेद 51(1) का डी, अनुच्छेद 51(1) का ई, अनुच्छेद 51(1) का एफ, बिल्कुल बारीकी तरीके से इसको पढ़ना होगा। ऑप्शन देखेंगे, है ना, सीधे यहां से पकड़िएगा। मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे हैं, तो अनुच्छेद कितना बताना चाह रहे हैं अपने बच्चों को? तो देखें, अपने बच्चों को बता रहे हैं कि यह है अनुच्छेद 51 का एफ में। क्या है? अनुच्छेद 51 का एफ में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपके सामने है 1930, 1938, 1934, 1936। ध्यान देंगे कौन सा होगा? 1930, 1938, 1934, 1936। चलिए, अगर राष्ट्रमंडल खेल आप लोग याद होगा तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएंगे। इसका आंसर होता है 1930। क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन ये रहा, किस ग्रह पर 300 वर्षों से अधिक समय दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, ये हाल फिलहाल में देखे गए हैं? देखिए, बुध पे, बृहस्पति पे, शुक्र पे या वरुण पे। किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय में दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, ये हाल ही में देखा गया? तो बताएंगे कि कौन से ग्रह पर देखा गया है। ऑप्शन बुध, बृहस्पति, शुक्र और नेपच्यून यानी वरुण। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा बृहस्पति। ऑप्शन सही होगा इसका बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांव को उत्पादक आर्थिक क्षेत्र में बदलने के लिए किया जाएगा? ऑप्शन देखेंगे, मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, दादा भाई नौरोजी। कौन है? ऑप्शन इसमें देखें, क्या इसका आंसर होगा? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांव को उत्पादक आर्थिक क्षेत्र में बदलने के लिए किया जाएगा? चलिए, तो आंसर देखेंगे, इसका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह हुआ समाप्त और क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर रहा इस तरह। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? देखिए, कौन सा एक कथन गलत है? कहता है कि कौन से एक कथन गलत है? भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा समझौते का परिणाम था? नहीं,
विभिन्न सूचियां के माध्यमों केंद्र और राज्यों की शक्तियों की गणना करता है। बिल्कुल सही है ना। संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने के अधिकार नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था। बिल्कुल सही जवाब है। तो गलत कौन था? तो गलत इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 के पास पहुंचते हैं और 11 रहा ये, जल में डुबोए जाने पर कोई छड़ पत्र के अंतरपृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, यह किस प्रकाशिक घटना का एक उदाहरण है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई जान नहीं है। यहां पे छड़ होगा, चलिए कोई बात नहीं है ना। प्रकाश के संचरण, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के विस्थापन, ये तो बच्चे आप लोग जानते हैं, इजी है। क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन, याद रखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। बस इजी है, एक ही ऑप्शन को दोहरा तेरा कर इसमें डाल दिया गया है, बाकी तो आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर है आपका बी। इसका आंसर जो होगा बी होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो होगा इसका आंसर होगा, याद रखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा विलियम पीएच पेपर को नीला कर देता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग देखते हो टिक आउट कर दिए होंगे, है ना। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जठर रस, नींबू का रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होगा भाई? दिमाग लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए, इनमें से कौन सा विलियम पीएच पेपर को नीला कर देगा? जिसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व एक्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 किस समूह में स्थित होगा? किस 8वें समूह में, या भी कह रहा 18वें समूह में, या 10वें समूह में, या आपका 6वें समूह में? क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा 18वें समूह में। क्या होगा? 18वें समूह में होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरोनिका बैचलेट, वेरोनिका बैचलेट है ना, इनका संबंध किस देश से है जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ध्यान देंगे, कौन होगा इसका ऑप्शन? अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको और चिली। ध्यान देंगे, बोल रहा है कि वेरोनिका बैचलेट का संबंध किस देश से है, यहां देश लिखा हुआ है, जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर है अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको और चिली। चलिए, इन ऑप्शन में कौन से ऑप्शन इनका सही होगा? इनका संबंध है चिली से। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे चिली की राजधानी कहां है, चिली की राजधानी कहां है, ध्यान बताएंगे आप लोग चिली की राजधानी कहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आगामी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है जरूर नजर आ जाएगा। किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार। ठीक है ना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार। ऑप्शन इसका होगा मध्य प्रदेश, है ना। एक बार में 10,000 से ज्यादा लोग बैठकर इसका पाठ किए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? देख लीजिए, आंकड़ा है, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? 4.4%, 3%, 2.98%, 3.1%।
क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका 2.98%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन पढ़िए। यदि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया हो तो यहां चुनाव नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है। बिल्कुल। कोई प्रत्याशी यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो पाता। आप समझिए बहुत ही क्या हो सकता है। चलिए तो इसका आंसर आप जानने का प्रयास करेंगे, है ना। इसका आंसर होगा आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है। ये इसका राइट आंसर याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए लिसन फैक्ट है, देख लीजिए क्वेश्चन। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? गंगा नदी, भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा। चलिए देखेंगे बद्रीनाथ, तो ये आपका आंसर आपको मार लिए होंगे। बिल्कुल सही जवाब है अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होती है? टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो बताइए, हिमानी, पवन, सागरीय या भूमिगत जल के द्वारा। देखिए ये जो होता है सागरीय द्वारा होता है, सागरीय द्वारा होता है, सागर के द्वारा बनाया जाता है, सागरीय धाराओं के द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ये तो आप लोग का आंसर आ गया हो, देखते के साथ में। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है भैया? हंगरी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है बेल्जियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट को आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, कपासी वर्ष मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों, दृढ़ मतलब कठोर गोलियों को कहा जाता है? क्या कहेंगे? हिम, पाला, ओला, कोहरा। क्या कहेंगे भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो आप लोग का आंसर आ गया होगा। चलिए इसको कहेंगे हम लोग ओला। क्या कहेंगे इसको? ओला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाले, देखेंगे यहाँ, या अलग करने वाले, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है ना। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, बताइए। बाब अल मैंडेब जल डमरू से, या हारमुज जल डमरू मध्य, या हारमुज की जल संधि से, या मैसीना जल डमरू मध्य से, या पाक जल डमरू मध्य से। तो इसका आंसर होगा हरमुज जल डमरू मध्य। क्या होगा आंसर? हरमुज जल डमरू मध्य होगा, याद रखना है। इसका आंसर जो होगा आपका हरमुज जल डमरू मध्य, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कालसी, गिरनार, धौली और 13वें शिलालेख। ऐसे ही दिमाग लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर होगा 13वें शिलालेख। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, यहां पे देख लेंगे सड़क ए आजम कहलाती थी, वह कौन सा भाई? कहां से कहां जाती थी? शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क है जिसका नाम है सड़क ए आजम कहलाता था। क्या नाम था? सड़क ए आजम। वो आगरा से जोधपुर, आगरा से बुरहानपुर, या कोलकाता से पेशावर, लाहौर से मुल्तान। चलिए देखेंगे कहां पे इसका आंसर होगा। तो ये होगा कोलकाता से पेशावर तक, कोलकाता से पेशावर तक। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखने का काम करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति एक होता है भारत अवस्थित है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है, थोड़ा यहां समझने का प्रयास करेंगे। और ऑप्शन है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, आंशिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलिए ऑप्शन छाटिए यहां पे, बिल्कुल छट जाएगा ऑप्शन। चलिए तो इसका आंसर होगा पूर्णतः इसका आंसर है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस देखिए कह रहा है कि लोयस किस प्रकार की मिट्टी है। तो लोयस किस प्रकार की मिट्टी है, नहीं, लोयस का एक मैदान होता है, लोयस का मैदान याद रखेंगे। सबसे ज्यादा चीन में बनता है भाई, लोयस का मैदान बनता है पवन से, नदी निक्षेप से, ज्वालामुखी से, काली मिट्टी से, याद रखेंगे। तो लोयस का जो मैदान होता है ये बनता है पवन से। किससे बनता है? पवन से। लोयस का मैदान बनता है पवन से, पवन द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? देखेंगे, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके द्वारा, निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा यानी बाई वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बाई प्रतिबिंब की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। चलिए, तो इसका आंसर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? चलिए इसको देखेंगे, और इसके लिए आपको समय दिया जाता है 5 सेकेंड। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर वास्तविक और उल्टा होगा, 20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा होगा, 20 सेंटीमीटर आभासी हो गया ना, आभासी और सीधा होगा, और 20 सेंटीमीटर वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? चलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा -20 cm और आभासी और सीधा, ये इसका आंसर होगा। समझे ना? यानी यहां पे आपका आंसर आभासी और सीधा किस में है? तो ये होगा आभासी और सीधा, इसमें माइनस लगा दीजिए, याद हो गया। या फिर ये लिखा हुआ 20 सेंटीमीटर, ये तो आभासी लिखा गया गलत से। चलो भाई आभासी होगा, क्या होगा? आभासी, जिसमें माइनस होना चाहिए था। चलिए आंसर आपका बी होगा, -20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा, यहाँ माइनस होगा, याद रखेंगे आप लोग मेरे दोस्त, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? सबसे आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, या बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होगा भाई? इसको देखेंगे तो इसका आंसर होगा बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्य उत्तरदायी है? तंत्रिका और संयोजी ऊतक का संयोजन, तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन, और तंत्रिका और उपकला ऊतकों का संयोजन, और संयोजी ऊतकों का संयोजन। चलिए ऑप्शन देखेंगे, बायो का ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः यानी मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा आपका तंत्रिका और पेशी ऊतकों का संयोजन। इसका आंसर बी, करेक्ट आंसर, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसमें देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? चलिए तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ए, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? भारत किस वर्ष तक अपना
स्पेस स्टेशन जो है वो बना लेगा। देखिए भैया, तो ऑप्शन है 2040, 2038, 2045, 2035। ऑप्शन आपको इसमें सेलेक्ट करें, ए बी सी डी में कौन सा इसका ऑप्शन होगा, लगाइए आप अंदाजा। इसका आंसर क्या होगा, इसको आंसर लगाएं आप लोग। चलिए है आपका क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन होगा 2035। क्या होगा, 2035 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने क्रांतिकारी मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम का अनावरण किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी चेन्नई? किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने क्रांतिकारी मेटा मटेरियल, है ना, याद रखेंगे, मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम अनावरण किया है? वह आंसर होगा आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करिए विचार भाई। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, भारतीय परिषद एक्ट यानी अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। हाँ बिल्कुल दिया गया था, ठीक है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुआ, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, हुआ। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। हाँ ये भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट कहता है भारत शासन एक्ट, है ना, 1919 के द्वारा समवर्ती सूची को जोड़ा गया। नहीं, समवर्ती सूची को जोड़ा नहीं गया है, ये जोड़ा गया है 1935 में, याद रखिएगा 1935। तो ये हो गया आपका बिल्कुल गलत, तो ये गलत हो गया। तो सही कितने निकल गए, 1 2 3, 1 2 3। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 बी, 1 2 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए बी इसका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? देखेंगे रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं, देर ना करें और इसका टिक आउट करेंगे कि रावी को बोला जाता है परुष्णी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का विचारधारा, देखिए संपूर्ण क्रांति आ गया, ये तो बहुत जल्दी आपको देखते के साथ में टिक आउट कर लेंगे। जयप्रकाश नारायण, क्या हो गया, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर जो हो गया सी, सी आंसर हो गया जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते के साथ आप लोग टिक करेंगे। चलिए ऑप्शन देखिए और टिक लगाइए, है ना। जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले क्या किया था, पढ़ा था, है ना, वही ना पूछ रहा है किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप, है ना। खोजा था किसने, पैंथलर ने। चलिए ठीक है, सब जानते हैं आप लोग। टाइम को ना वेस्ट करते हुए, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तारामंडल, गैलेक्सी, ग्रेट बियर, ओरियन, बताएंगे। बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजन वाला बात है। तारों के बड़े बड़े गुच्छा को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं भाई? जिसको कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुमेलित करना है। देखिए इस तरह से सुमेलित करना है, एक तरफ कुछ देश का नाम है और वहां जो चलता है मुद्रा उसका नाम है और सूचीबद्ध किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है, आप इसको देखें। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कुवैत में क्या चलता है? कुवैत में आपका चलता है दिनार। तो एक का क्या हो गया, 4। चलिए पहला 4 होगा, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, कोई बात नहीं है। ईरान, ईरान का क्या चलता है, रियाल। चलिए 2 का 1, तो 4 के बाद 1, 4 के बाद 1 यहाँ आ गया, ऑप्शन ए। 4 के बाद 1 यहाँ भी आ रहा है, चलिए सी। अब आगे बढ़ते हैं। सूरीनाम, सूरीनाम का क्या है? सूरीनाम का है गिल्डर, ये है। तो 3 का 3, तो 3 में 3 यहाँ आ गया और यहाँ 2 आ गया, तो ये कट गया, यानी ये ऑप्शन ही कट गया। ये तो पहले से कट गया, ये तो था ही नहीं कुछ, तब ऑप्शन 3 से अब पकड़ा गया। डेनमार्क का क्या है? कोरोना।
यानी कि आपका ऑप्शन बिल्कुल होगा ए, याद रखें, यानी कि 4132 इज करेक्ट। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? याद रखेंगे, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? और यहां देखना है 2011 के अनुसार पूछ रहा है भैया, 2011 के अनुसार बताएंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 61.8%। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, जोरास्ट्रियन किसे कहा जाता है भाई? जोरास्ट्रियन कहलाते हैं किसे कहेंगे? तो जोरास्ट्रियन कहेंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी को, कि अग्नि पूजा जाति के अनुयायी को, या फिर फिरगी जाति के लोग को, या यहूदी जाति के लोग को। चलिए देखिए इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो मेरे देश जो जोरास्ट्रियन जो कहलाएंगे वो होंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अग्नि पूजा जाति के अनुयायी को। वैसे लोग जो अग्नि पूजा करते हैं, याद रखेंगे, उसको क्या कहेंगे? जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भाटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? देखिए बहुत सारे बंदरगाह आप लोग याद किया होगा, ये कह रहा है कि भाटकल बंदरगाह कहां है। चलिए इसके ऊपर सोचिए विचारिए। चलिए तो बन गया होगा आप लोग को, बहुत समय दे दिया गया। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। भटकल बंदरगाह जो है ये आपका आंसर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। बताइए क्षेत्रफल कितना होगा इसमें से? 44,000 वर्ग किलोमीटर, 32,000 वर्ग किलोमीटर, 60,000, या फिर कह रहा है कि 25। क्या होगा बताइए जरा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका क्षेत्रफल होगा, ये गलत, 32,000 वर्ग किलोमीटर भी गलत होगा, 60,000 वर्ग किलोमीटर ये भी गलत होगा, 25,000 वर्ग किलोमीटर ये भी गलत होगा। ऑप्शन इसका होगा, सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं डाला गया है, या फिर कोई मिस्टेक हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसका आंसर है 75,000, याद रखिएगा, समझे कि नहीं, ये वर्ग किलोमीटर है। कंप्लीट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यम क्रम किस निरूपित करता है? देखेंगे किसे निरूपित करता है। है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यम क्रमशः किसे निरूपित करता है? ध्यान देंगे, कहता चुंबकीय क्षेत्र, लगने वाले बल होगा, और धारा की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र में धारा और लगने वाले बल की दिशा, धारा, चुंबकीय क्षेत्र और लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा। बिल्कुल सही जवाब है, आपका ऑप्शन होगा डी होगा जो करेक्ट होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कार्बन के जिन यौगिकों, कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन और कार्बन दोहरा अबंध होता है, मतलब किसको दोहरे कहिए, है ना, कहता है कार्बन और कार्बन दोहरा अबंध होते हैं, समझे ना, क्या होगा? दोहरा अबंध होगा, उसे क्या कहेगा? याद रखेंगे यहाँ पे अंगूठा, तर्जनी, ये तो बढ़ गया क्वेश्चन आगे ना। चलिए आगे क्वेश्चन हो गया था, ये तो क्वेश्चन हो गया था ना भाई। हाँ ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये है
चलिए ठीक है। कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन यहां पे होगा दोहरा, याद रखेंगे, दोहरा आबंध होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? असंतृप्त यौगिक, यौगिक, एल्केन या एल्काइन, है ना। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पे जैसे कार्बन को हम लोगों ने जैसी दोहराया, इसमें समझ में आ जाएगा असंतृप्त यौगिक होगा। क्या होगा? असंतृप्त यौगिक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? कौन सा परिवहन काम नहीं करता है? देखेंगे, आप तो सभी लोग जान रहे होंगे कि जाइलम जल से है ना। ये पादप में एक ऐसा अंग है जाइलम जो हमेशा जल के संबंधित है। आप याद रखना है कि कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। जाइलम वाहिकाएं करता है, जाइलम वाहिकाएं भी करते हैं, जाइलम मृदु उत्तक भी करता है, लेकिन जाइलम तंतु नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए इधर इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग में, है ना, वायु मार्ग बंद ना हो सके? जब हम श्वसन क्रिया करते हैं भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो? बताएंगे। वह एक लचीला होता है और श्वास लेने के दौरान में अप डाउन होकर के वह खुलता और बंद होता है। क्या रहा? श्लेष्मा, डायफ्रामा, उपास्थित वलय या पच्छाभी? तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, उपास्थि वलय होगा। उपास्थि वलय यह एक जो है लचीला होता है और ये श्वासन की क्रिया के दौरान अप डाउन होता है और यह खुलता है, बंद होता है। चलिए, उसका ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निर्देशक कौन बने हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी याद रखेंगे ये करंट है। संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निर्देशक कौन बने हैं? ये क्वेश्चन नेक्स्ट किसी भी आगामी परीक्षा में जरूर आने वाला है। संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है अजीत पाई, तुलसी गवाड, काश पटेल और प्रीत भरारा। ऑप्शन पकड़ें इसको। तो संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निदेशक हैं काश पटेल। कौन बने हैं? काश पटेल को बनाया गया है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका आज का अंतिम क्वेश्चन 50, है ना। कह रहा है कि मार्च 2027 तक के कार्यकाल के लिए वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? पकड़िए इसको। रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम या वे अनंत नागेश्वरन, मोंटेक सी अहलुवालिया। याद रखना है, रघुराम राजन नहीं है, अरविंद सुब्रमण्यम भी नहीं है, मोंटेक सी अहलुवालिया भी नहीं है। अब ऑप्शन आपका आ गया सी। कौन होंगे? वे अनंत नागेश्वरम। कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो दोस्तों आपको कैसा लगा और कितने आंसर आपका सही हुआ, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर 50 क्वेश्चन में हम कितना अटेम्प्ट कर पाए या कितना सही कर पाए। तो चलिए, तो आज तक इतना ही। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग याद रखें कि मंडे टू फ्राइडे, है ना, 8 PM में आपका ये क्लास लगती है और सभी लोग इस टाइम में बैठेंगे। 8 बजकर समथिंग 1-2 मिनट लेट पेट हो सकता है, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन लगभग याद रखेंगे कि मंडे टू फ्राइडे जो है ये 8 PM में लग जाएगी क्लास। आप लोग इंतज़ार करेंगे और इस तरह से संभव एक्सप्रेस में 50 क्वेश्चनों का जो है पिटारा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तब तक अब चलते हैं। धन्यवाद। कैसा लगा आप बताएंगे।